अच्छे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो के थंबनेल पर आप लोग पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है बोर्ड में पूछा गया है। अगर हम इसका वर्ष लिखें तो लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन इसका वर्ष खत्म होने वाला नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आता ही आता है, हर वर्ष आता है। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए हर बच्चा ठीक है कंफ्यूज रहता है कि कैसे होगा, क्यों कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इसके लिए हमेशा जो बच्चों के अंदर क्या होता है, सस्पेंस बना रहता है। तो आज जो सस्पेंस को दूर करने वाले हैं, तो देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप जो है ठीक है पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक भी बात समझ में आएगा। अभी तक अगर कहीं प्रश्न अगर इस समझ में नहीं आया होगा तो आज ये आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को थोड़ा लाइक करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, आइए सुनिए। अरे देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए चाहे ऐसे बोल दिया कि √2 या √3 या √5 या √7 या √11 एक अपरिमेय संख्या, सबका सोल्यूशन सेम है। ठीक है, आइए और ये भी सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 1/√3 या 2 + √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, आइए सुनिए। अच्छा, वर्ष का तो छोड़ ही दीजिए, इतना बार पूछा गया है कि आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम थोड़ा सा एचसीएफ के बाद अगर मान लिए कि मुझे 3 और 5 का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ का। तो एचसीएफ हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, जैसे 3 है तो 3 इंटू हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू क्या कर सकते हैं, 3। अच्छा 5 है तो 5 क्या कर सकते हैं, 1 इंटू क्या कर सकते हैं, 5। अच्छा दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, वही हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए जैसे 2 और 9 है, तो बताइए 2 और 9, तो 2 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 हो गया, 9 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 3 हो गया। अच्छा दोनों में बताइए कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ हो गया 1। आइए 3 और 12 है, 3 को तोड़िएगा तो 1 इंटू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, और 12 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 होगा। अच्छा दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ए और बी है, तो ए को तोड़िएगा तो 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू ए, और बी को क्या होगा, 1 इंटू बी। बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा सर, इसका भी 1 होगा। अगर पी और क्यू है, तो पी को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू पी लिख सकते हैं, क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो बताइए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना सीख गए, तो हम तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सुनिए अब आता है हमारे पास सहभाज्य संख्या। क्या आता है, सहभाज्य संख्या। सुनिए सहभाज्य संख्या हमारा, सुनिए ब्रैकेट में भी होता है, जैसे 3 और 5 है। ठीक है, जैसे 8 और ये 10 है, जैसे मैं मान लूँ 5 और 7 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ऐसे भी होता है, जैसे 3/4 हो गया। ठीक है, 5/11 हो गया। ठीक है, 3/13 हो गया, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या देखिए जो एक ब्रैकेट में होता है और क्या होता है, एक हमारे पास यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये P/Q के रूप में होता है। ठीक है, सुनिए अगर हम मान लिए कि क्या ये दोनों संख्या, अच्छा सुनिए सहभाज्य संख्या हमेशा जो है 2 संख्या के बीच में देखी जाती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या हमेशा 2 संख्याओं के बीच में देखी जाती है कि क्या दोनों संख्याएं सहभाज्य है कि नहीं है। सुनिए एक बात बताइए, 3 और 5 है, हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 3 का एचसीएफ, 3 का क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3। अच्छा 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को तो 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। बताइए इसमें एचसीएफ कहिए, एचसीएफ कहिए या क्या कहिए, कॉमन कहिए। समझ में आया। अगर एचसीएफ या कॉमन अगर 1 आता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य है। हमेशा सहभाज्य 2 संख्याओं के बीच में देखी जाती है, तो कहेंगे 3 और 5 क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, जैसे 8 और 10 है, तो 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 को तोड़िएगा
तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 5 होगा। अच्छा सुनिए, अब बताइए यहाँ कॉमन या HCF लीजिए, कॉमन अब्लिक HCF, ठीक है HCF। बताइए ये तो एक होगा ही होगा, एक ये कॉमन हो रहा है, दूसरा एक 2 कॉमन हो रहा है। बताइए तो 2 हो गया, तो बताइए कितना आ गया 2। अब बताइए यहाँ पे HCF का आ गया 2, तो बताइए क्या ये सभाज्य संख्या है? तो कहोगे नहीं, ये सभाज्य संख्या नहीं है। ये सभाज्य संख्या क्योंकि इसमें HCF 1 है। यहाँ सभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि इसको भी तोड़िएगा तो HCF क्या होगा 1 आएगा, ये भी सभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 सुनिए, 3 और 4 को तोड़िएगा तो 3 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 3, 4 को तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब बताइए यहाँ पर HCF निकालें, HCF बताइए HCF क्या आया? तो HCF का होगा सर 1 आया। जब 1 आया HCF, इसका मतलब क्या है? ये भी सभाज्य संख्या है। अच्छा 5/11 यहाँ भी HCF क्या आएगा 1 आया, ये भी सभाज्य संख्या है। आपस में क्या है? सभाज्य संख्या है, लेकिन P/Q के रूप में सभाज्य है। ये P/Q के रूप में लेकिन क्या है? सभाज्य है। इतना समझ में है? अगर HCF 1 आता है, जैसे 3 है तो 1 इंटू 3, 13 है तो 1 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे HCF निकाले, HCF, ठीक है, तो HCF का आ गया 1 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये P/Q के रूप में तो है, लेकिन क्या है? सभाज्य है। क्या है? सभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अगर मान लिए हम लिख दिए, क्या लिखे? A/B लिख दिए, क्या लिख दिए? A/B। तो क्या ये दोनों संख्याएं सभाज्य है कि नहीं है? चलिए देख लेते हैं। बताइए A को क्या लिख सकते हैं? A इंटू A, और B को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू B। दोनों का HCF निकालिए, दोनों का HCF, तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तब क्या कहेंगे? A और B क्या कहेंगे? दोनों क्या है? सभाज्य संख्या है। तो इस बात को लिखेंगे A तथा B सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, ठीक है। इस बात को लिखेंगे। यदि मान लिए कि P/Q लिख दिए, P/Q, क्या ये दोनों सभाज्य संख्या है? तो कोई जी सर ये दोनों क्या वो सभाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि P को तोड़ेंगे 1 इंटू P और Q को तोड़ेंगे तो 1 इंटू Q। दोनों का HCF जो होगा, HCF होगा हमारे पास 1 होगा, तो कह देंगे सर ये P/Q भी क्या है? सभाज्य संख्या है। तो लिख सकते हैं P तथा Q क्या है? दोनों सभाज्य संख्या है। इतना समझ गए? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों सभाज्य संख्या समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं परमेय संख्या। थोड़ा हम परमेय संख्या बात हैं। अच्छा बताइए परमेय संख्या क्या होता है? अगर इसका हम परिभाषा लिखें, वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है नहीं होता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या जैसे हम मान लेते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3 क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है, 5 क्या हो गया? 7 हो गया, 5/7 हो गया, ये है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अच्छा सुनिए, परमेय संख्या में देखिएगा, परमेय संख्या में हमेशा जो है, परमेय संख्या में यहाँ तो लिख देते हैं क्या है? P/Q। परमेय संख्या में हमेशा जो है उसका HCF जो है 1 होता है। आप निकाल कर देख लीजिए। देखिए अभी मैंने बताया जैसे 3/4 है, 5/7 है, 1/7 है, देखिएगा HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यदि हम किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3/4 को पकड़े, तो बताइए 3 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 3 होगा, 4 को तोड़ेंगे तो 1 इंटू क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये बताइए इसमें HCF कितना हो गया? HCF क्या हो गया? 1 हो गया। यदि HCF 1 हो गया तो ये क्या है? ये परमेय संख्या है। क्या समझे कि ये परमेय संख्या है। अच्छा जैसे P/Q को अभी मैंने बताया, तो इसका HCF का आया था? 1 आया था, ठीक है, तो क्या है? एक परमेय संख्या है, ठीक है। यदि HCF 1 नहीं आता है तो वह परमेय संख्या नहीं है, वो परमेय संख्या नहीं है, कोई और संख्या हो सकता है। सुनिए एक परमेय संख्या होता है, अब सुनिए, अब एक होता है समतुल्य परमेय संख्या। ये परमेय संख्या और क्या होता है? समतुल्य परमेय संख्या। समतुल्य परमेय संख्या है, एक बात बताइए, जैसे 1/ये क्या है? 1/2 है। अगर हम इसको हम 4 क्या लिख दें? 8 लिख दें, काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1/2 आएगा। तो ये 4/8 है, ये क्या है? ये हमारे पास समतुल्य है। ये क्या है? समतुल्य परमेय संख्या है। ये क्या है? 4/8, ये क्या है? समतुल्य परमेय संख्या है। जैसे ये है तो 6 बटा हम लिखते हैं 8, 6/8, तो क्या है? समतुल्य परमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें HCF क्या होगा? इसमें HCF हमारे पास क्या होगा? यानी 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा होगा। इसका HCF देखिए, इसका HCF निकालेगा 4 और 8 का, तो इसका HCF हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालिएगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा, इसका एचसीएफ, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये क्या हो जाएगा, ये समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में, तो ये समतुल्य परमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे अगर इसको लिखें 10, ठीक, 10 बटा लिख दे 14, ये क्या है, ये समतुल्य परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या अगर होगा तो हमेशा उसमें एचसीएफ प्यारे बच्चों 1 होता है। ठीक है, यदि एचसीएफ 1 से ज़्यादा अगर आ गया तो इसका मतलब वो समतुल्य परमेय संख्या हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ तो तय है, यदि एचसीएफ हमारा 1 नहीं आया, यदि एचसीएफ हमारा 1 नहीं आया तो एक चीज़ तो तय है कि वो परमेय संख्या नहीं है। वो संख्या समतुल्य परमेय संख्या हो सकती है, अपरमेय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आया। लेकिन अगर एचसीएफ 1 आ गया तो ये तय हो गया कि भाई वो परमेय संख्या है। अगर एचसीएफ 1 नहीं आया इसका मतलब वो परमेय संख्या नहीं है। इतना बात समझ में आया। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, एक छोटा मोबाइल है, ये क्या है, ये छोटा मोबाइल है, ये छोटा मोबाइल है, छोटा मोबाइल है, और एक बड़ा मोबाइल है, ये बड़ा मोबाइल है। ठीक है, ये बड़ा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, और ये छोटा मोबाइल है। बताइए इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसमें दिल्ली और दिल्ली आसमान का फर्क है। इसमें क्या है, दिल्ली आसमान का फर्क है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। ये क्या है, परमेय संख्या है, और ये क्या है, समतुल्य परमेय संख्या है। इसमें क्या है, जिस इसमें दिल्ली आसमान का फर्क है ना, इसमें भी दिल्ली आसमान का फर्क है। यदि एचसीएफ 1 आता है तब उसको मानते हैं कि परमेय संख्या है। यदि एचसीएफ 1 नहीं आता है तो मानते हैं वो परमेय संख्या नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, समतुल्य हो सकता है या अपरमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जैसे अब मान लिए इसमें क्या है ना, हम जो है ना साबित करेंगे। जैसे इसमें सिद्ध करने वाला चीज़ है ना, तो हम उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप मान लिए कि आप चोर हैं, तो आपको साबित करना होगा कि हम चोर नहीं हैं। किसी ने कह दिया कल 4 बजे आपस में आपने दीवार घड़ी चुरा लिया है, तो 4 बजे का टाइम पूछा जाएगा आप कहाँ थे, तो आप साबित करेंगे नहीं 4 बजे मैं अपने दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा था। तो ये तो तय हो गया कि भाई आप चोर नहीं हैं, 4 बजे तो आप थे ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो आपको साबित करना होता हमेशा उल्टा माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा मोबाइल है, ठीक है, ये क्या है, बड़ा, और ये है छोटा। मैंने छोटा मोबाइल को, जैसे छोटा मोबाइल है, माना जैसे इसका ए नाम देते हैं, इसका हम बी नाम देते हैं, कि माना ए, ठीक है, बड़ा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है। मैंने मान लिया कि माना ए बड़ा मोबाइल है, जबकि क्या है, छोटा है। हम इसमें उल्टा मानेंगे। ठीक है, जबकि क्या है, ये छोटा है, माना कि ए बड़ा मोबाइल है। ठीक है, तो जब बड़ा मोबाइल है तो अब बताइए, मैंने मान लिया कि बड़ा मोबाइल है। अब क्या कीजिए, अब हम उससे फ़ोटो खींचते हैं। क्या करते हैं, सिंपल उससे फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो एक बात तो तय हो गया, कि भाई अगर फ़ोटो नहीं आ रहा है, अगर उसमें क्या है, फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, अगर फ़ोटो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो छोटा मोबाइल है। हमने क्या माना था कि बड़ा मोबाइल है। जब फ़ोटो नहीं आ रहा है, ठीक है, जब फ़ोटो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो छोटा मोबाइल है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे मानते हैं, तो हम लिखेंगे तब क्या होगा, तब हमारी लिखेंगे कि हमारी कल्पनाएं क्या होती है, गलत साबित होती है। अतः यह छोटा ही मोबाइल है, अतः यह क्या है, छोटा ही मोबाइल है। ठीक है, तो ऐसे मान करके इस क्वेश्चन में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो कि हमारे प्रश्न में काम आने वाला है। यदि इसको आप समझ गए तो समझिए कि प्रश्न आपको चुटकी में उड़ेगा। देखिए पहले हम इसको समझिए। एक बात बताइए, यदि 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य है, ठीक है, यदि 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य है तो 4 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि ये 4 का स्क्वायर है, अगर 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कितना बार में, 4 बार में। तो फिर हम ये भी तो कर सकते हैं, 4 भी तो 4 से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा नहीं एक बार में। बोलिए, यदि 4 का स्क्वायर 4 से विभाज्य है तो बताइए 4 भी तो 4 से विभाज्य है। तो सेम उसी बात को कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए, यदि हम ये कहें ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हम ये कह सकते हैं ए भी 5 से विभाज्य होगा। इतना समझ गए। चलिए इतना समझ, आइए यहाँ देखिए, इसको समझिए पहले। यदि एक बात बताइए, 18, यदि 18 2 से विभाज्य है, यदि 18 2 से विभाज्य है तो हम मान सकते हैं क्या है, 18 = 2 के। अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझाते। सुनिए, एक बात बताइए, 18 को अगर फैक्टर कीजिएगा, 18 को फैक्टर कीजिए यानी गुणनखंड कीजिएगा, तो एक बात बताइए कौन कौन नंबर है जो 18 को काट देगा। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 6 9 8, खुद 18 भी है जो 18 को काट देगा। एक बात बताइए,
इस 2 के लिए, इस 2 तो मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने कहा, क्या कहा था कि 18 2 से विभाज्य है, तो मैंने 2 तो यहाँ लिख लिया। लेकिन बाकी जो नंबर है ये बताइए, और भी तो नंबर है, जैसे 1 3 6 9 और 18, और भी तो नंबर है जो 18 को काट रहा है। तो इसी के लिए, यानी 1 के लिए और ये 3 के लिए, इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए हम क्या किए, इस नंबर के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर के लिख दिया। मेरे बात समझ में आया? यानी 2 तो लिखा ही लिखा, बाकी मुझे 18 जो है 2 से विभाज्य तो होता ही होता है, साथ में और भी तो नंबर होता है जो कि क्या होता है, जो कि विभाज्य करता है। जैसे मान ले 1 3 6 9 18, और भी तो नंबर हो जो 18 को विभाज्य करेगा। तो 2 से विभाज्य है तो 2 तो लिखेंगे और साथ में क्या लिखा देंगे, के लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? कि मुझे पता नहीं है कि कितना नंबर है, बहुत सारा नंबर हो सकता है जो काट सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ समझिए। यदि ये बताइए, यदि ये 5 से विभाज्य है, यदि ये 5 से विभाज्य है तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 के लिख सकते हैं। सुनिए, अच्छा ये बताइए, ये जो ये नंबर है, मुझे पता नहीं कितना बड़ा नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हमने क्या ले लिया, 5 के, कि ये 5 से विभाज्य होगा ही होगा, और साथ में इसका और भी जो है एलिमेंट होंगे, इसका और जो गुणनखंड फैक्टर होगा वो भी इसको विभाजित करेगा। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, ए इज इक्वल टू 5 के। ठीक है, आइए इतना समझ गया। अभी जब प्रश्न कराएंगे वहाँ भी इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ देखिए, एक चीज़ इसको समझिए, एक बात बताइए। देखिए, यदि ये 5 से विभाज्य है तो क्या हम इसको a/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनिए, यदि भी, सुनिए, सॉरी, पहले हम इसको नहीं समझेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। सुनिए, इसको समझेंगे तब इसको आसान समझ। सुनिए, जैसे यदि 15, हम कहें यदि 15 5 से विभाज्य है, यदि 15 5 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या 15/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनिए, यदि 20 5 से विभाज्य है, यदि 20 5 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, 20/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि 20 देखिए, यदि 20 5 से विभाज्य है, 15 5 से विभाज्य है, तो उस केस में इसका एचसीएफ जो होगा क्या होता है, 5 होता है। देखिए, यानी कि जिस संख्या से दोनों संख्या विभाज्य होती है वही संख्या उसका क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। देखिए यहाँ देखिए, 15 5 से विभाज्य है, ठीक है, और 20 भी 5 से विभाज्य है, तो 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसको देखिए, यदि ए 5 से विभाज्य है तो हम a/5 लिख सकते हैं। यदि b 5 से विभाज्य है तो क्या लिख सकते हैं, b/5 लिख सकते हैं। तो बताइए, जब ए और b दोनों संख्या 5 विभाज्य हो रही है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना समझ गए? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए सुनिए, यदि हम 3/4 लें या हम a/b लें, यदि दोनों का हम एचसीएफ निकालें, दोनों अंकों का, यदि एचसीएफ 1 होता है तो एक चीज़ तो तय है कि ये परमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि एचसीएफ 1 होता है तो ये चीज़ तय है कि ये परमेय संख्या होगी। यदि एचसीएफ हमारा 1 ना होकर के 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, यानी 1 से कोई बड़ी संख्या आती है, तब जो है वो संख्या चाहे समतुल्य परमेय संख्या हो सकता है, चाहे अपरमेय संख्या हो सकता है, चाहे कोई भी संख्या हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमें चीज़ों को साबित करके गलत साबित करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो हम लेते हैं √5 को लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, √5। आप √3, √2, √7, √11 कोई भी ले सकते हैं, हम लेते हैं √5 को। तो लिखेंगे माना, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना √5 एक सुनिए, हमेशा उल्टा माना जाएगा। क्या है, उल्टा। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी प्यारे बच्चों, वो तो अपरिमेय तो ही है, परिमेय संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं। सुनिए, आप √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q। अच्छा, ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ p/q लिख दीजिए, चाहे a/b लिख दीजिए। ठीक है, जहाँ p तथा q, ठीक है, सह ठीक है, अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अर्थात सुनिए, अर्थात क्या लिखिएगा कि p तथा q का
ठीक है, P तथा Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में, HCF क्या होगा, 1 होगा। आइए, ठीक है, चलिए, तो अभी हो गया। सुनिए, अब यहाँ पर देखिए, अच्छा इसको ना आप ना समीकरण जो है 1 मान लीजिए, क्या ना, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 1 मान लीजिए। हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस दे करके लिख लीजिएगा। तो मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। तो आप लिख देख सकते हैं समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए इसी बात को लिखते हैं, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या है, वर्ग करने पर, ठीक है। ये बताइए, जैसे इसको वर्ग कीजिएगा, रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, P/Q का स्क्वायर, ठीक है। जैसे वर्ग कीजिएगा, बताइए, तो ये बताइए क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, P² अपान में क्या हो जाएगा, Q², P² अपान में क्या हो जाएगा, Q², ठीक है। आइए देखिए, ये हो गया। अब देखिए, जैसे वर्ग किए, ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, इसको इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5Q हो जाएगा, 5Q² और क्या हो जाएगा, P²। देखिए 5 को नीचे भेजिए तो Q² = ठीक है, P² अपान में क्या हो जाएगा, 5। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। सुनिए, अब एक बात बताइए, अभी मैंने बताया था, यदि P² 5 से, ठीक है, 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि P² 5 से विभाज्य है तो बताइए, तो यानी कि P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। तो समझिए, P भी 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, मैंने समझाया था, मैंने क्या समझाया था, एक बात बताइए। जैसे मैंने कहा था 18, ठीक है, 18 2 से विभाज्य है, मैंने समझाया था, थोड़ा समझा देते हैं। 18 2 से विभाज्य है, तो मैंने क्या लिखा था, 18 = क्या लिखा था, 2 के। क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे पता है 2 से तो विभाज्य होता ही होता है, साथ में 18 का कुछ और भी तो एलिमेंट होते हैं, और भी तो हमारे पास क्रोकन फैक्टर जो विभाजित होता है। सुनिए, उसी तरह से देखिए, यदि देखिए 5 क्या है, देखिए P जो है 5 से विभाज्य है, P 5 से विभाज्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम मान सकते हैं, इसको क्या माना था, कि माना इस तरह से माना था कि क्या है, कि 18 = क्या माना था, 2 के माना था। उसी तरह से देखिए, यदि P 5 से विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, P = क्या लिख सकते हैं, 5K, क्योंकि P मुझे पता नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 5 तो जैसे P 5 से विभाज्य तो होगा ही होगा, साथ में और भी जो एलिमेंट होंगे उससे भी क्या होगा, उससे विभाज्य हो जाएगा। तो मैंने मान लिया, क्या है, माना P = 5K। तब देखिए यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण किस में, समीकरण 2 में रखने पर लिखें P का मान देखिए P का मान समीकरण देखिए, समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 है हमारे पास, Q² = P² अपान क्या है, 5 है। चलिए आइए, अब हमने क्या माना था, 5 के माना, ठीक है। तो यहाँ पर Q² = 5K का स्क्वायर अपान क्या होगा, 5। अच्छा, Q² बराबर, सुनिए, ये क्या होगा, 5 × 5 इंटू क्या हो जाएगा, K² और अपान होगा 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सुनिए यहाँ हो जाएगा K² बराबर Q² अपान में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सुनिए, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 आएगा यहाँ, और K² मैंने सीधा करके लिख लिया। सुनिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सुनिए, हम ये कर सकते हैं, यदि इसी बात को, यदि Q² 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसको ना, सुनिए, आप ऐसे ना ब्रैकेट लगाइए इस तरह से,
इसको आप कथन 1 कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? कथन 1 कीजिएगा। और इसको आप ना कथन 2 कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कथन 2 कर दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा 2 से P तथा Q का मौसम ठीक है 5, ठीक है, होगा 5 होगा। अच्छा सुनिए, एक बात बता दें, ठीक है, सुनिए, यहाँ देखिए मैंने कहा कि Q भी 5 से विभाज्य हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ भी P भी 5 से विभाज्य हो रहा है। अच्छा मैंने जो समझाया तो एक बात बताया था कि P, ठीक है, P देखिए P क्या है? 5 से विभाज्य है, मैंने बताया था। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, ये बातें नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए। और Q भी, ठीक है, Q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। ये बताओ, तो मैंने कहा था P तथा Q का HCF बताइए क्या होगा? HCF तो आप कहोगे सर क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा था, क्या है? P/5, इसको लिखा था क्या? Q/5, है ना था। तो बताइए दोनों का HCF, ये दोनों संख्या है, जिस संख्या से भाज्य होगी उसी को क्या हुआ? HCF हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ लिखा है कि 5 क्या है? P 5 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ भी क्या है? Q 5 से विभाज्य हो रहा है। बताए तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा? यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए? ठीक है, आइए। तो मैंने लिखा कथन 1 तथा कथन 2 से P तथा Q का है, P का मान क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, जो कि जो समीकरण 1 का, ठीक है, देखिए समीकरण 1 का है। यहाँ देखिए, मान लिया मैंने क्या माना था, ठीक है, कि ये क्या है कि √5 = P/Q। अच्छा, यहाँ पर दोनों का HCF क्या आया था? 1 आया था। क्या है? HCF 1 आया था। लेकिन यहाँ पे HCF क्या आ रहा है? यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो यही लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से P तथा Q का मौसा 5 होगा, जो कि समीकरण 1 का विरोध कर रहा है। समीकरण 1 का विरोध कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ लिख सकते हैं अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, या इसमें थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। सुनिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा ये बात जो लिखे ना, इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। आप चाहें तो इसको आराम कथा लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा 5 नंबर, अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर, अगर 5 में तो 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बस इस बात को जरूर लिखिएगा कि कथन 1 तथा कथन 2 से P तथा Q का मौसा क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। HCF क्या हो रहा है? 5 होगा, जो कि समीकरण 1 का क्या है? विरोध कर रहा है। इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, एक बार जब समझ गए तो आगे वाला प्रश्न करने में क्या है? और आसान होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा ये लेते हैं, √3 या √2 लेते हैं। आइए, जैसे ये कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप सीधे क्या करते हैं? इसका उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? उल्टा। तो लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि √2 = P/Q। अच्छा, क्या लिखेंगे? अच्छा, समीकरण क्या हो गया? 1 लिखेंगे, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे अर्थात ठीक है, अर्थात P तथा Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। इतना लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर सुनिए, अब लिखेंगे
समीकरण 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 एक को दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण एक को दोनों तरफ क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे बताइए, तो √2 का स्क्वायर और ये क्या है, p/q का स्क्वायर, ठीक है। जैसे वर्ग किए, ये क्या मिला 2, ये क्या मिला आपका जो है p² ठीक है। अच्छा, इसको इधर ले जाइएगा, तो 2 q² में क्या हो जाएगा, ये p²। देखिए 2 को नीचे लाइएगा तो q² = p² में क्या होगा 2, ठीक है। अच्छा, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अच्छा, यह लिखिएगा, यदि देखिए यदि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब p अगर 2 से विभाज्य होगा तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि p क्या मान सकते हैं, 2 के, क्योंकि p इतना बड़ा नंबर है कि मुझे पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो p जो है 2 से विभाज्य है, और इसके साथ क्या होगा, इसके और भी कुछ एलिमेंट होंगे, इसका और भी गुणनखंड हो सकते हैं जिसको विभाज्य करेंगे। इसलिए हम क्या माना, p = 2 के। लिखेंगे p का मान समीकरण ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, p का मान समीकरण 2 में रखिए। चलिए, तो समीकरण 2 हमारा ये है ना, ठीक है, q² और क्या है, p² अपान में क्या है, 2 है, तो 2, ठीक है। चलिए, q² देखिए क्या माना है, 2 के, तो 2k का स्क्वायर अपान में 2, ठीक है। तो q² ये बताइए 2 इंटू k² हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 से 1 2 कट गया। सुनिए, तो कुछ ऐसे बनेगा, q² अपान 2 = क्या हो जाएगा, k²। आप सीधा करके लिख लीजिएगा k², तो q² अपान क्या हो जाएगा, 2। अब इस बात को क्या लिखिएगा, यदि q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने कहा था, सुनिए, इसको स्टेटमेंट मान लीजिए, थोड़ा सा क्या मान लीजिए, इसको आप कथन 1 मान लीजिए, कथन क्या मान लीजिए, 1, इसको कथन क्या मान लीजिए, 2, ठीक है। इसको कथन 1, इसको कथन आप 2 मान लीजिए। और लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखिएगा, ठीक है, कथन 1 व कथन 2 से, कथन 1 व कथन 2 से लिखिएगा, कथन 1 व 2 से, ठीक है। p तथा q का HCF कर लीजिए या मौसक कर लीजिए। p तथा q का HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2, ठीक है, 2 है। p तथा q का HCF 2 है, जो कि समीकरण 1 का विरोध कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में क्या है, HCF का है 1, जबकि यहाँ HCF क्या आ गया, 2, ठीक है। तो हम तो गलत साबित कर दिया ना भाई। अगर हमारे पास HCF 1 होता है, मतलब वो परमेय संख्या है, और यदि HCF 1 के अलावा 2 आया, 3 आया, तो इसका मतलब क्या है, वो परमेय संख्या नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, समतुल्य हो सकता है, अपरमेय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी है, उससे मतलब हमें नहीं है, हमने तो गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो चलिए, तो लिख दिए, तो हमने ये हो गया कि अतः, ठीक है, कथन 1 तथा कथन 2 से p तथा q का HCF क्या है, 2 है, जो कि समीकरण 1 का विरोध कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से इस प्रकार हमारी कल्पनाएं क्या है, गलत साबित होती है। आप इस बात को लिखे चाहे ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा है, इसके बाद से लिख सकते हो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
अतः रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस छोटा में लिखिए, संक्षेप में लिखिए कि चीज़ें हमको क्या है पूरी तरह से याद हो जाए। ठीक है, आइए चलते हैं। अब लेते हैं हम कौन सा, अब रूट 3 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए आइए अब देखिए, यदि हम क्या लेते हैं, रूट 3 लेते हैं, क्या लिया, रूट 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग को बता दें, हमेशा क्या मानते हैं, हम उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। ठीक है, और उसको हम गलत साबित करते हैं। ठीक है, चलिए, माना रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप रूट 3 इजकल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, समीकरण 1 जहाँ लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ पी तथा क्यू एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा, अभाज्य संख्या है, अर्थात क्या हो जाएगा, पी तथा क्यू का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अर्थात पी तथा क्यू HCF क्या होगा, 1 होगा। चलिए, अब सुनिए, अब लिखेंगे समीकरण एक को क्या है, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जैसे वर्ग करेंगे तो रूट 3 का वर्ग हो जाएगा, पी बाई क्यू का क्या होगा, वर्ग होगा। ये क्या हो गया, 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर अपन में क्या हो गया, क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक बात बताइए, ये 3 क्यू स्क्वायर हो गया और क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया। अच्छा, क्यू स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर अपन में क्या होगा, 3 हो गया। फिर वही बात आ गया कि यदि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इतना समझ में आया। अच्छा, इसको आप कथन क्या मानिएगा, एक मानिएगा। ठीक है, आइए, ये 3 अगर P 3 से विभाज्य है तो हम क्या मान सकते हैं, P इजकल टू हम 3 के मान सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे P का मान समीकरण। ठीक है, समीकरण, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, P का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, आइए, समीकरण 2, ठीक है, क्या है, क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो चलिए पी इजकल टू 3 के रख देंगे, तो क्यू स्क्वायर, अच्छा 3k का स्क्वायर अपान में क्या हो, 3। अच्छा, क्यू स्क्वायर बराबर 3 इंटू के स्क्वायर अपान 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर अपान 3 इजकल टू के स्क्वायर, सीधा करके लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपन क्या आ गया, 3 आ गया। लिखेंगे यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। समझ में आया, विभाज्य होगा। ठीक है, विभाज्य होगा। ठीक है, आ जाओ। अच्छा सुनिए, जब ये हो गया तो अब सुनिए, जब ये बताइए, यहाँ सुनिए, यहाँ P 3 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तब लिखेंगे, अच्छा इसको हम क्या मानेंगे, इसको कथन 2 मानेंगे, इसको कथन हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कथन, ठीक है, कथन 1 व कथन 2 से, कथन 1 व कथन 2 से, ठीक है, P तथा Q का HCF 3 है, जो कि 3 है, जो कि समीकरण A का विरोध कर रहा है,
विरोध कर रहा है। इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप बोर्ड में बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन कौन सा, जैसे 1/√3 चाहे 1/√2, आइए ले लेते हैं। चलिए आइए, जैसे ये देखिए ऐसे बोल दिया कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आइए सेम वही प्रोसेस हल करना है। सुनिए, आप लिखिए कि माना 1/√2 एक उल्टा मानना है। 1/√2 ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप 1/√2 इजकल टू क्या मानिएगा, P/Q। समीकरण 1 दीजिएगा और लिखिएगा जहाँ ठीक है, जहाँ P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और लिखेगा अर्थात P तथा Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आइए तो ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब सुनिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ क्या है, वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए वर्ग किएगा। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर इधर कीजिएगा तो P² इसको कीजिएगा 1/2 आया, ये आएगा P² क्या हो गया, Q² हो गया। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले जाइएगा तो ये आ गया आपका Q², इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया, 2P²। अब बताइए P², सुनिए हम क्या करें कि P², ठीक है, तो ये P² बराबर क्या हो जाएगा, Q² में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, लिखिएगा जहाँ, ठीक है, अच्छा यदि लिखिएगा यदि ठीक है Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा। इतना समझ गए। यदि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसको आप कथन क्या मान लीजिए, कथन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कथन 1 मान लीजिए। ठीक है, और लिखिएगा। अच्छा ये बताइए यदि Q 2 से विभाज्य है तो मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं क्या है कि Q बराबर 2K। बोलिए, यदि Q 2 से विभाज्य है तो हम Q बराबर क्या मान सकते हैं, 2K। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए Q का मान समीकरण 2 में रखने के लिखेंगे Q का मान, ठीक है, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए Q का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, ये P² इजकल टू Q² में क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए Q का मान समीकरण 2 में रखने पर तब रख देते हैं ये P² और यहाँ पर क्या हो गया, 2K² में क्या आ गया, 2, तो P², अच्छा ये क्या होगा, 2 इंटू K² हो जाएगा और अपान में 2, 1 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 से 2 कट गया तो ये P² में क्या आया, 2 इजकल टू क्या आएगा, K²। ठीक है, तो आप सीधा करके लिखिए K² इजकल टू P² में 2 लिख सकते हैं। यदि P² 2 से विभाज्य
विभाज्य है तो पी भी दो से क्या होगा, विभाज्य होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है, ये कथन क्या है, दो है, ये कथन क्या है? सुनिए एक बात बताइए, यदि Q यहाँ देखिए, यदि Q दो से विभाज्य है, यदि P से यहाँ P भी दो से विभाज्य है, तो उस केस में HCF क्या होता है? दो होता है। HCF क्या होता है? P और Q की HCF क्या होता है? दो होता है। यदि दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से विभाज्य हो रही है तो वहीं उसका क्या होता है? HCF हो जाता है। ठीक है, तो आइए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कथन एक व कथन दो से P तथा Q का HCF दो है। HCF क्या है? दो है। जो समीकरण एक का विरोध कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। अतः ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए? अच्छा सुनिए, इसमें अगर यहाँ तक लिख देते हैं ना कि कथन एक तथा कथन दो से P तथा Q का HCF दो है, जो कि समीकरण एक का विरोध कर रहा है, और इस बात को नहीं लिखते हैं, इस प्रकार हमारी कल्पनाएं गलत साबित होती है। इस बात को ना लिख करके चाहें तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, अतः 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा छूट गया था। इसमें आप लोग इसको समीकरण जो है आप 3 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? 3 मान लीजिएगा। समीकरण 1 पहले को मानना है, समीकरण 2 इसको मानना है, समीकरण 3 इसको मानना है। फिर यहाँ पर लिखना है कथन 1 व कथन 2 से P तथा Q का HCF 2 है, जो कि समीकरण 1 का क्या है? विरोध हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए। ठीक है, चलिए आइए, जैसे क्वेश्चन ये है कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद से लिखेंगे, सुनिए, 2 माना 2 + √5 क्या मानते हैं? उल्टा मानते हैं। ठीक है, 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 + √5 = P/Q। ठीक है, P/Q समीकरण 1 मान लेंगे, और जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्या है। P तथा Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्या है? P तथा Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, आइए, अच्छा उसके बाद से जैसे हो गया। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, ये 2 है ना, 2 को आप उधर ले जाइए। क्या किए? 2 को आप उधर ले जाइए, तो बताइए 2 जैसे उधर जाएगा, ठीक है, तो ये 2, ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे √5 और = P/Q, और माइनस का क्या होगा? 2। ठीक है, अच्छा √5, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? सुनिए, यहाँ पर लॉसर लीजिएगा, लॉसर, तो Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q, तो P माइनस का ये हो जाएगा 2Q हो जाएगा, P - 2Q। सुनिए एक बात बताइए, सुनिए, ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये क्या है? अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय। सुनिए, अच्छा जैसे हम P/Q अगर मान लीजिए कि √2 है, अगर मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 P और ये क्या है? Q है। तो एक तरह से सुनिए, एक तरह से क्या है, ये जो होती है ना, ये होती है परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। मतलब ये होगा
कि यहाँ पर ये पी, अच्छा इसको अगर 1/2 से गुणा करिएगा तो ये क्या हो सकता है, यानी कि पी अपन क्या होगा 2Q हो जाएगा, यानी √2 इक्वल टू क्या होगा P/2Q हो जाएगा। तो सुनिए, ये होती है हमारे पास अपरिमेय संख्या और ये होती है क्या है, परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या कई परिमेय संख्या के बराबर होती है क्या? कभी नहीं होती है, ये कभी नहीं होती है। ये बात को क्या होता है, विरोध करती है, ठीक है, ये कभी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम इसको बात को लिखेंगे। आइए देखिए, तो हमने कहा ठीक है लिखेंगे परिमेय संख्या P-2Q/Q तथा अपरिमेय संख्या लिखेंगे √5 एक दूसरे के बराबर है, जो कि एक दूसरे के बराबर है, जो कि विरोध कर रही है, जो कि विरोधाभास हो रहा है, जो कि विरोधाभास हो रहा है। अतः ठीक है, अतः लिख देंगे क्या है कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है? परिमेय संख्या ये तथा अपरिमेय संख्या ये एक दूसरे के बराबर है, जो कि क्या है, विरोधाभास हो रहा है, कभी ये बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है। अतः 2 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही इस बात को लिखना है और करके चले आना है, ठीक है। चलिए आइए सुनिए, देखिए, जैसे प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा हूँ 3√2 + 6, या ये भी हो सकता है 3√2 - 6, तो मैं माइनस वाला लिया हूँ। सिद्ध कीजिए कि 3√2 - 6 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आपको पहले इसको मानना होगा, ठीक है। हल स्टार्ट करेंगे और मानेंगे कि माना 3√2 - 6 एक क्या है, हम परिमेय संख्या माने, उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं कि परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या है, ठीक है, 3√2 - 6 = P/Q, ठीक है। अच्छा ठीक है, जहाँ लिखेंगे, जहाँ P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। आइए उसके बाद सुनिए, अब इसको हम 6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 3√2, ठीक है, इधर जाएगा तो P/Q और प्लस का 6। अच्छा, अब होगा क्या, 3 को नीचे भेजिए तो ये आएगा √2। अच्छा सुनिए, जैसे ये 3 आएगा नीचे तो P/Q। अच्छा एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको लसा ले लेते हैं, 1, ठीक है। अच्छा Q आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, P, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, हाँ ठीक है, P आ गया, है समझ में, और यहाँ आएगा 6Q आ गया। क्या आ जाएगा, 6Q आ गया, ठीक है। 3 को नीचे भेजिए तो 2। अच्छा ये क्या होगा, P और प्लस का 6Q, और अपान में क्या होगा 3Q, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो रहा है हमारे पास, परिमेय संख्या। ये क्या दोनों कभी बराबर होती है, नहीं होती है। तो इसी बात को बस लिखना है। आइए तो लिखेंगे परिमेय संख्या क्या है, इसको लिखेंगे P + 6Q/3Q, परिमेय संख्या इतना तथा अपरिमेय संख्या √2, ठीक है, एक दूसरे के
एक दूसरे के बराबर है जो कि विरोधाभास कर रही है। अतः लिखेंगे अतः जो चीज़ें हमारे प्रश्न में है क्या है, 3√2 - 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ गए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है बोर्ड में हर साल देखने को मिलता है। ये कोई ऐसा ठीक है वर्ष नहीं है जहाँ पर ये प्रश्न ना मिला हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को जो है ये अच्छा लगा, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप वीडियो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, आइए।